अब हमें पढ़ना है वो है वैदिक एज या वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज है ऋग्वैदिक एज और दूसरा है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक एज का मतलब 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक एज का मतलब 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक। ऋग्वैदिक एज और उत्तर वैदिक एज, जिनको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वैदिक के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं। हाँ। जैसे कि एक कमेंट्स है, पदम जी ने पूछा हुआ है कि टेराकोटा के बारे में। तो देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत हम लोग एक कॉर्नर में देख लेते हैं टेराकोटा के बारे में। जैसे उन्होंने पूछा, देखिए कि हड़प्पन सभ्यता में क्या था। हड़प्पन सभ्यता के कला के अंतर्गत हम दो तरीके की चीजें देखते हैं, आपको बताया था कल भी। एक थी धातु और दूसरा हमने आपको बताया था पकी मिट्टी। तो जो पकी मिट्टी है उसी को टेराकोटा कहा जाता था, और टेराकोटा के अंतर्गत खिलौने, माता देवी की मूर्तियां आदि चीजों का निर्माण किया गया था। ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने विषय पे। तो हम लोगों ने देखा कि वैदिक काल के अंतर्गत दो चीजें पढ़नी है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक एज। अब इनमें हम देखते हैं इन चीजों को पढ़ने का जो आधार है, या जिन चीजों की जो हमें जानकारियां मिलती हैं, वो उसका एकमात्र आधार हमारे पास क्या है, वैदिक साहित्य है। यानी कि अब तक हम जो कुछ भी पढ़ते रहे उसके लिए हमारे पास सोर्स क्या था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे, यानी पुरातात्विक साक्ष्य था। इस जगह को एक्सप्लोर किया, ये मिला है, उसके आधार पे एक हाइपोथेसिस से परिकल्पना तैयार कर दी जाती थी। लेकिन अब परिकल्पना नहीं करनी है, अब हमें क्या मिल जाता है, एक लिटरेचर मिल गया, और इस वैदिक साहित्य के आधार पे ही हम चीजों का पता लगाते हैं। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी कमी क्या है कि आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है इनके। इसीलिए क्या है, इस चीज को हिस्ट्री के माने हिस्टोरिकल पीरियड में नहीं रखा जाता है, इसीलिए प्राचीन भारत इसके बाद शुरू होता है। ठीक। लेकिन वैदिक साहित्य में हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास बड़े पैमाने पर साहित्य इनका आज भी अवेलेबल है। लेकिन उस साहित्य के साथ बस कमी क्या है कि वो एक लंबे समय तक ओरल फॉर्म में रहा, यानी लोगों ने मौखिक याद किया रहा परंपरा में। जैसे आप देखते हैं कि वेद पाठ्य परंपरा होती थी, जिसको यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक। अमूर्त विरासत सूची है जो यूनेस्को की, उसमें भारत की वेद पाठ्य परंपरा भी है, यानी वेदों को बैठा करके विद्यार्थियों को जीवन भर पढ़ाया जाता था, जिससे वो वेद अगली पीढ़ी तक पहुंच जाया करते थे। तो आप देख रहे हैं जो वैदिक साहित्य है यहाँ पे बस ओरल होने के कारण समय समय पे लोगों ने कुछ और चीजें उसमें जोड़ दी। ये एक बड़ी समस्या है वैदिक व्यवस्था की, जिनको हम लिटरेचर का छेपक पार्ट कहते हैं। यानी छेपक का मतलब जो बाद में कभी उसमें जोड़ दिया गया। ठीक। तो बस इतनी कमी है, बाकी चीजें हमें जानकारी देता है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम जिन चीजों को सीधे सीधे वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, वैदिक साहित्य का मतलब वेद, जिनके अंतर्गत आप देखिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद पढ़ते हैं। इसके बाद वेदों के बाद पढ़ते हैं हम लोग ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, और आरण्यक के बाद उपनिषद। उपनिषद को ही कहा जाता है वेदांत। यानी कि हमारे पास जो भी वैदिक टाइम पीरियड की जानकारी है, उनके जो सोर्सेस हैं, या तो चार वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद या वेदांत है। इन्हीं के ऊपर हमारा ये पूरा टाइम पीरियड आधारित है। तो आप जानते हैं कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के आधार पे ही हम 1500 से 1000 साल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और उसी चीजों को हमें यहाँ पे शुरू करना है। तो देखिए वैदिक एज में आने पे हमारे सामने एक नई चीज आती है, और वो सिस्टम है आर्य। भारत में पहली बार माइग्रेशन हुआ होगा जब वो निएंडरथल की कंडीशन पे था, ह्यूमन डेवलपमेंट, तब से इंडिया की तरफ माइग्रेशन वहां पे शुरू हो चुका था। लेकिन उस माइग्रेशन के बाद अब भारत में एक बड़ा माइग्रेशन होता है, जो कि आर्यों के द्वारा किया गया। ठीक। तो इस माइग्रेशन की अगर हम बात करें, तो इस टाइम पीरियड में अगर हम देखेंगे, मान लीजिएगा इंडिया है, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान। आप जानते हैं कि कैस्पियन के बगल से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक, जैसी कंट्रियां हैं। और ये रीजन है किसके रूप में? इसे हम लोग मध्य एशिया के रूप में जानते हैं, ठीक, जो कि रशिया के यूराल माउंटेन के जस्ट नीचे पड़ता है। तो इस एरिया को, तो कैस्पियन के बगल वाले सेंट्रल एशिया वाली जगह को, तो अब ये माना गया कि ये आपका ईरान, अभी तक ये था कि अलग अलग राइटर्स हैं और अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग थ्योरियां दे रखी थी कि आर्यों का ओरिजिन प्लेस कौन सा था, और यानी कि अगर माइग्रेशन हुआ है आर्यों का तो कहाँ के थे और कहाँ से माइग्रेट करके आए। इसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं, जिनमें से अगर एक दो लोगों की आप केवल देखें, जैसे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? उत्तरी ध्रुव के, क्योंकि ऋग्वेद में हमें कई सफेद चीजों के बारे में बातें मिलती हैं, तो तिलक ने उनको उत्तरी ध्रुव से जोड़ दिया, जो कि पूर्णतः गलत है। इसके बाद है, कुछ लोग मानते हैं जम्मू कश्मीर, जिनमें आपके काला हैं, उनका मानना है कि वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी जाती है। राजबली पांडे ब्रह्मर्षि देश की बात करते हैं, ठीक। इसी तरीके से हंगरी के बारे में आपके बताया है गार्डन चाइल्ड ने। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग मत दिए अलग अलग जगहों के, इनसे हमें मतलब नहीं है। लेकिन आर्यों का जो बेसिक ओरिजिन पॉइंट है वो माना जाता है मध्य एशिया। और इस चीज की थ्योरी किसने दी थी? इसको दिया था मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर जर्मन थे, और मैक्स मूलर ने माना कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, आर्यों का जो भी माइग्रेशन हुआ था सेंट्रल एशिया से, उस थ्योरी को बनाने वाले कौन है? मैक्स मूलर। और अभी तक सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त इसी चीज को दी जाती है। तो अब हम देखेंगे कि इस पूरे माइग्रेशन के अंतर्गत कैसे पता चला कि ये माइग्रेशन है। तो अगर माइग्रेशन के हम साक्ष्यों की बात करें, क्योंकि बिना साक्ष्य के चीजें काम नहीं करेंगे, तो साक्ष्य को लेकर के तीन चीजें ली जाती हैं। एक है ऋग्वेद, दूसरा है अवेस्ता, और तीसरा है बोगज कोई अभिलेख। ठीक, ये तीन चीजें देखिए। अवेस्ता वैदिक लिटरेचर है, वो ऋग्वेद वैदिक लिटरेचर है। अवेस्ता की बात करें, अवेस्ता पर्शियन साहित्य है पुराना ऋग्वेद के समय का। और बोगज कोई इंस्क्रिप्शन जो है ये 1400 का, और कहां पड़ता है? तुर्की के एशिया माइनर में। तो देखिए, इस थ्योरी को ये ऐसे सपोर्ट करता है कि सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में आज भी 36 ऐसे शब्द हैं जो पूरी तरीके से ऋग्वेद से मैच करते हैं। यानी कि वो शब्द हमें ऋग्वेद में भी ऐसे दिखते हैं, जैसे कुत्ता, भोज वृक्ष, इस तरीके के जो शब्द हैं 36, वो आज भी ऋग्वेद में वैसे में मिल जाते हैं जो सेंट्रल एशिया में भी यूज किए जाते थे। इसका मतलब एक ही जगह का व्यक्ति अगर वहां से निकला होगा तभी वो इंडिया में आके भी उस बात को वही कहेगा। दूसरी चीज, अवेस्ता के अंतर्गत भी हमें वैसी सिमिलैरिटी मिलती है, और ऋग्वेद और अवेस्ता में कई शब्दों की समानता है। इसका मतलब जो ईरान गया था उसे भी वही सेंट्रल एशिया की चीजें पता थी। तीसरे नंबर पे बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में कौन कौन से देवता पाए जाते हैं। तो बोगज कोई इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य, ये चारों वैदिक देवता हैं जो हमें ऋग्वेद में भी मिलते हैं और टर्की में भी मिलते हैं। इसका मतलब कि इन देवताओं का निर्माण जब वो सेंट्रल एशिया में रहते होंगे तब ये रिलीजन डेवलप हो चुका होगा, और वो अपना धर्म अपने साथ लेकर के गए होंगे। और इसी माइग्रेशन में जब वो टर्की में भी पहुंचे तब भी उनका धर्म यही था। और माना जाता है टर्की पहुंचना, चाहे कैस्पियन के ऊपर से टर्की पहुंचे हों या कैस्पियन के नीचे से टर्की पहुंचे हों, तो लेकिन जो आर्य गए थे वो सेंट्रल एशिया के ही थे, क्योंकि वही आर्य भारत भी आए। तभी ऋग्वेद में भी यही देवता हमें दिखते हैं और टर्की में भी हमें इंस्क्रिप्शन में ये देवता मिलते हैं। इससे हम क्या अंदाज लगा सकते हैं कि ये माइग्रेशन वहां से बड़े पैमाने पे हुआ। ठीक, तो ये माइग्रेशन थ्योरी को सपोर्ट करने वाले साक्ष्य थे।